हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में केनरा बैंक में चाहते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना आज के डेट में आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब देखो, यहाँ पर हम बेसिक पॉइंट से समझते हैं। देखो, यहाँ पर केनरा बैंक जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा भाई केनरा बैंक DICGC से इंश्योर होता है। DICGC जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अगर केनरा बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है और केनरा बैंक भविष्य में कभी भी डूब जाता है, तो फिर इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा भाई आज के डेट में केनरा बैंक आपको 2.55% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। अब जहां पर काफी सारे गवर्नमेंट बैंक आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, वहीं पर केनरा बैंक आपको 2.55% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। आपको इतना ही नहीं, 4% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लेकिन भाई 4% का इंटरेस्ट रेट लेने के लिए आपके अकाउंट में काफी हाई लेवल का बैलेंस होना चाहिए, तभी आपको इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। दूसरी बात भाई, इस बैंक में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है, तो यहाँ पर भाई ये काफी बड़े लेवल का बैंक है और इनका ब्रांचेस आपको लगभग इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिल जाता है। हालांकि रूरल एरिया में थोड़ा सा कम इनका ब्रांचेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक को लेकर के मर्जर का कुछ बातें अभी चल रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में केनरा बैंक भी किसी और गवर्नमेंट बैंक से मर्ज हो, तो जब ये मर्ज होगा तो ये और भी काफी बड़ा बैंक बन जाएगा। तो यहाँ पर भाई आपको कोई समस्या नहीं होगी। भले ही ये मर्ज हो जाएगा, फिर भी कस्टमर्स को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है यहाँ पर। अब देखो, मर्जर को लेकर के हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम समझते हैं सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में इनके। तो देखो, आज के डेट में अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जाते हो, तो अगर आप ब्रांच में जाते हो अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो आपका जो एज है वो 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए। 10 ईयर्स से आप माइनर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। बाकी अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें, तो भाई मिनिमम बैलेंस चार्जेस आज के डेट में केनरा बैंक में बिल्कुल जीरो है, यानी कि नील है। आपको कोई भी चार्जेस मिनिमम बैलेंस के ऊपर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भाई जब आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे इनके ब्रांच में ना, तो इनके कर्मचारी आपसे 2,000 रुपए तक की डिपॉजिट करवाएंगे। तो देखो, उस टाइम आप डिपॉजिट कर दो, लेकिन अकाउंट ओपन होने के बाद में आप चाहे तो उस अमाउंट को निकाल सकते हो। आपका कोई भी चार्जेस डेबिट नहीं होगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा केनरा बैंक आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ECS वगैरह लगा हुआ है और किसी कार्ड की वजह से ECS रिटर्न हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 300 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का ECS लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैंने आपको मैक्सिमम चार्जेस बताया है। बाकी यहाँ पर अगर हम SMS अलर्ट को लेकर के बात करें, तो इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 22 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। 22 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर केनरा बैंक ने कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं लगाया है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम इतना चार्जेस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है केनरा बैंक में। केनरा बैंक सीधे कह रहा है कि आपको 22 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन भाई केनरा बैंक में SMS अलर्ट काफी कम चार्जेस यहाँ पर डेबिट होता है। ज्यादातर कस्टमर्स को मैंने देखा है कि भाई वो बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं कि केनरा बैंक काफी अच्छे लेवल का बैंक है और केनरा बैंक में SMS अलर्ट चार्जेस काफी ज्यादा डेबिट नहीं होता है। तो इस हिसाब से भी आप इस बैंक की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप बैंक में जाते हो मोबाइल नंबर चेंज वगैरह करवाने के लिए, तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर UPI जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आप यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यहाँ पर डे आप 1 लाख रुपए तक UPI कर सकते हो। बाकी भाई कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें, तो आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए अपने कैश डिपॉजिट करो या फिर नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप एक महीने में मंथली, यानी कि एक महीने में अप टू 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और इस 3 ट्रांजेक्शन में 50,000 रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यानी कि एक महीने में आप 50,000 रुपए तक ही
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो, एक हिसाब से आप ये समझो। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको ₹1 पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको ₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। यहाँ पर भाई आप एक महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको ₹100 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप आरटीजीएस ब्रांच के जरिए करते हो तो फिर इस केस में आपको ₹49.50 प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन। और अगर आप एनईएफटी ब्रांच के माध्यम से करते हो तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम ₹24.75 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एनईएफटी अगर आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से करते हो तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बाकी अगर हम आईएमपीएस को लेकर के बात करें तो आईएमपीएस के ऊपर आपको मैक्सिमम ₹20 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और भाई यहाँ पर आप सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितना बैलेंस चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ₹1,00,000 रख सकते हो या फिर ₹2,00,000 ही रख सकते हो। आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर रख सकते हो। इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ₹200 प्लस जीएसटी देना पड़ता है, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट फीस ₹150 प्लस जीएसटी देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 6 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप 8 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग स्टाफ हो यानी कि केनरा बैंक के स्टाफ हो तो फिर इस केस में आप 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ₹20 प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ₹5 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, और मेट्रो सिटी से एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ₹23 प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ₹11 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप पर डे ₹75,000 निकाल सकते हो और ₹2,00,000 तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात है केनरा बैंक में। भाई केनरा बैंक में डेबिट कार्ड के ऊपर आपको काफी हाई लिमिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप एक हिसाब से केनरा बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये बैंक काफी अच्छे लेवल का बैंक है और काफी अच्छा बैंक है। भाई इसका पॉजिटिव पॉइंट मुझे काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि केनरा बैंक काफी अच्छे लेवल का बैंक है। वैसे भाई अगर आपका सेविंग्स अकाउंट केनरा बैंक में है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें कि भाई केनरा बैंक कैसा बैंक है, केनरा बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो भाई केनरा बैंक काफी अच्छा बैंक है। आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दूसरी बात भाई केनरा बैंक अपने ट्विटर के ऊपर टाइम टाइम पर यहाँ पर ऑफर्स वगैरह अपने कस्टमर्स को देता रहता है, तो आप इनके ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। अगर कोई ऑफर्स वगैरह आता है तो वो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था केनरा बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।